डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। आज हम पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के मूल लक्षण, पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, अर्थात पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है, उसमें कुछ न कुछ भार होता है। अतः वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और पदार्थ को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही पदार्थ का निर्माण हो सकता है। ये भी इससे संबंधित तथ्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ के मूल लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ का मूल लक्षण जो है वो है कि पदार्थ स्थान घेरता है, अर्थात पदार्थ का मूल लक्षण है कि पदार्थ स्थान घेरता है। सभी ठोस, द्रव अथवा गैस स्थान घेरते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, तो स्थान घेरता है। द्रव्य से बनी कोई वस्तु जितना स्थान घेरती उसे वस्तु का आयतन कहते हैं, अतः आयतन द्रव्य का मूल लक्षण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है वो जितना आकार घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है, अतः आयतन द्रव्य का मूल लक्षण है। आयतन होना, किसी चीज की मात्रा होना, द्रव्य यानी पदार्थ का मूल लक्षण है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा लक्षण ये है कि पदार्थ में जड़त्व होता है। पदार्थ में जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब ये हो गया कि उसका स्वयं का कुछ न कुछ भार होगा, और जब तक हम, मान लीजिए कोई वस्तु हो गई और इस वस्तु पे हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, तो बाह्य बल लगाने पर ही ये अपने स्थान से खिसक सकती है या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। अगर हम इस पर बाह्य बल न लगाएं तो ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। यही रीजन है कि पदार्थ में जड़त्व है, इसीलिए ये अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के पदार्थ, ठोस, द्रव अथवा गैस से बनी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाए बिना वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसकी माप द्रव्यमान से की जाती है। अर्थात अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि हमने पहले ही बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ का जो एक लक्षण है वो ये भी है कि गुरुत्वाकर्षण होता है पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण होता है। तो हम देखते हैं कि पदार्थ के किन्हीं भी दो कणों के बीच अथवा पिंडों के बीच पारस्परिक आकर्षण का बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पदार्थ के किसी एक खंड के द्वारा पदार्थ के किसी दूसरे खंड पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करना द्रव्य का मूल लक्षण है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि पदार्थ के किन्हीं भी दो कणों अथवा पिंडों के बीच पारस्परिक आकर्षण का बल कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माना कि कोई दो पिंड हैं, इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। कोई पदार्थ होगा, दो पिंड होंगे, उनके मध्य जो एक दूसरे के मध्य एक जो पारस्परिक आकर्षण बल वर्क करेगा उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम पदार्थ के किसी एक खंड के द्वारा पदार्थ के किसी दूसरे खंड पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करना द्रव्य का मूल लक्षण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पदार्थ हो गया। अब इस पदार्थ पे किसी एक खंड से किसी दूसरे खंड पर, किसी एक खंड के द्वारा किसी दूसरे खंड पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करना द्रव्य का मूल लक्षण होता है। यानी वो एक खंड से दूसरे खंड पर वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगा, यही द्रव्य का मूल लक्षण होता है। अब हम पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार है, तो हम देखते हैं कि पदार्थ
पदार्थ में उपस्थित अवयवों के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक भौतिक पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण किया गया है, दूसरा नंबर पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिक प्रकार से एक पदार्थ को डिवाइड किया गया और दूसरे रासायनिक प्रकार से। तो हम देखते हैं कि जो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है उसको देखते हैं, तो हम पाते हैं कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। अर्थात और भी बोस-आइंस्टीन भी एक अवस्था होती है पदार्थ की, इसके साथ साथ प्लाज्मा भी होती है। ये हम नए वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ तब तक आप ये 3 पढ़ेंगे। यह हम देखते हैं दूसरे शब्दों में पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहते हैं। पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहता है। किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है। कोई भी पदार्थ की अवस्था होगी वो ठोस, द्रव या गैस 3 रूपों में ही पाया जाएगा, और इसके साथ साथ उसकी जो अवस्था है वो उसके अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर ठोस होगा तो उसके अंदर का जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ही अधिक होगा, और अगर द्रव होगा तो उसके अंतराण्विक बल जो वर्क करेगा वो ठोस की अपेक्षा कम करेगा, और जो गैस है उसका जो अंतराण्विक बल है वो ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा भी बहुत कम होगा। समझ में आया आप लोगों को? फिर इसके बाद बात करते हैं हम कि ठोस क्या होते हैं। अब हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस किसे कहते हैं? यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक बल प्रबल होता है तथा ठोस के कण बारीकी से भरे रहते हैं। इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता कम होती है। ठोस का विसरण नगण्य होता है, जैसे पत्थर, बाल आदि। अब हम बात करते हैं कि ठोस के बीच अंतराण्विक बल प्रबल होता है। इसका कहने का तात्पर्य होता है कि जो ठोस होते हैं उनके जो अंतराण्विक बल होता है, उनके अणुओं के मध्य जो लगता है वो बहुत ही, जो अंतराण्विक अणु होते हैं वो बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, अर्थात वो उनके बीच में खाली स्थान बहुत ही कम होता है, और इस कारण से इसमें जो बल लगता है अंतराण्विक बल वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और इसके साथ साथ ठोस की संपीड़ितता कम होती है और ठोस का विसरण भी नगण्य होता है, जैसे पत्थर है, बॉल है आदि। फिर इसके बाद हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक बल ठोसों की तुलना में कम होता है तथा कण गतिमान होते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता। इनको जिस आकृति में ढालना चाहे उसमें ढाल सकते हैं, किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। इनकी आकृति नहीं निश्चित होती है और इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव की संपीड़ितता भी कम होती है। द्रव का विसरण माध्यम होता है। अगर हम बात करें तो हम ठोस में हमने देखा था कि जो उनके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक पास होते हैं, और जिस कारण से ये गति करने के लिए फ्री नहीं हो पाते। लेकिन जो द्रव होता है, हम देखते हैं कि जो द्रव होता है उनके जो अणु होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर पर होते हैं। इस कारण से उनके बीच में खाली स्थान होता है, तथा खाली स्थान होने के कारण वो आपस में गति करते रहते हैं। इस कारण से द्रव का जो आकार है वो आकार नहीं निश्चित हो पाता, हाँ, लेकिन आयतन जरूर निश्चित होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, जैसे उदाहरण इसका लेते हैं जल, तेल, एल्कोहल आदि। फिर इसके बाद हम देखते हैं गैस क्या होती है। तो गैस के बारे में हम देखते हैं कि यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। इसमें कण एक दूसरे से दूर होते हैं तथा यह बहुत अधिक गतिमान होते हैं। इनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। गैस की संपीड़ितता अधिक होती है। गैस का विसरण अधिकतम होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कह रहा है कि यह पदार्थ की अवस्था है जिसमें पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। इसके कण एक दूसरे से दूर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ठोस और द्रव की अपेक्षा जो इसके अणु होते हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं, और काफ़ी दूरी पर होने के कारण जो इनमें गति होती है वो बहुत ही
अधिक गति होती है, यानी इनके अणुओं के बीच जो गति होती है वो बहुत ही काफ़ी तेज होती है, और इसी कारण से इनका ना तो आकार निश्चित हो पाता है और ना तो आयतन निश्चित होता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इनकी जो गैस की संपीड़ितता होती है वो बहुत अधिक होती है, और गैस का विसरण अधिकतम होता है।